हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर को कंटिन्यू करते हैं। ये है पार्ट 2 उस चैप्टर का। अच्छा, वो चैप्टर पे बढ़ने से पहले लेट अस डिस्कस अ फैक्ट। फैक्ट ऐसा है कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है अराउंड सन। ये तो हमें पता है। मान लो बाय समहाउ अगर अर्थ स्पिन करना, रोटेट करना स्टॉप कर दे तो क्या होगा? अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे, एकदम से रुक जाए, तो क्या होगा? आप सोच रहे हो कि मैम हमें वो अगर दिन होगी तो वो दिन का दिन ही रहेगा कोई जगह पे, और जिस पार्ट ऑफ अर्थ पे रात होगी वहां रात का रात रहेगा। लेकिन इससे डिवास्टेटिंग कुछ हो सकता है ना, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। वो ये है, ऐसा माना गया है कि अगर अर्थ स्टॉप करता है स्पिन करना, देन ड्यू टू इनर्शिया, फिजिक्स में पढ़ा होगा इनर्शिया, ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉस ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे। बेसिकली जब अगर मान लो आप बस में बैठे हैं, ठीक है, बस में आराम से बैठे हैं, मूविंग बस में बैठे हैं और बस वाला एकदम से ब्रेक लगाता है तो क्या करते हो तुम लोग? ऐसे आगे रुक जाते हो, हाँ, वैसे ब्रेक लगाते हो तो ऐसा करके फिर पीछे आते हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि बस चल रही है, हमारे दिमाग को लगता है कि बस अभी भी चल रही है, जबकि उसने ब्रेक मार दिया है, तभी हमारी बॉडी एकदम से आगे जाके रुक जाती है। समझ आ रहा है? तो दिस इज इनर्शिया। तो ऐसे ड्यू टू इनर्शिया अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर दे, स्पिन करना स्टॉप कर दे, तो ड्यू टू इनर्शिया क्या होगा कि एवरीथिंग इंक्लूडिंग ओशन वाटर वुड स्प्रेड साइडवेज। ओशन वाटर जो है वो स्प्रेड होगा झर्क के साथ, यानी पानी छलकेगा, है ना, झर्क के साथ विथ अ स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर अर्थ स्पिन करना स्टॉप हो जाए तो ओशन वाटर के साथ बाकी सारी चीजें ओशन वाटर के साथ साइडवेज में स्प्रेड होगा, क्योंकि उसे भी धक्का लगेगा, उसे भी झर्क लगेगा। वो झर्क की स्पीड क्या होगी? 1600 किलोमीटर पर आवर। आप जो गाड़ी में अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में तुम लोग जो स्पीड देखते हो वो कितनी होती है? 60 किलोमीटर पर आवर, 50 मैक्सिमम इन 2 व्हीलर 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर तुम कार में अगर हाईवे पे हो तो 80 किलोमीटर पर आवर, बट दिस इज नथिंग बट 1600 किलोमीटर पर आवर झर्क के साथ ओशन वाटर स्प्रेड होगा, है ना। सो दिस वुड बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ऐसा माना गया अगर वो स्पिन करना रोक दे, ठीक है। चल इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम पार्ट 2 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या समझा था, क्या इंक्लूड किया था उसमें। तो मैंने कंटेंट्स बताई थी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसमें मैंने मैटर के बारे में बताया था कि मैटर क्या होता है। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस यानी जो एक ही काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एक काइंड ऑफ सब्सटेंस से बना है प्योर सब्सटेंस। बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस से बना तो इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या थे कि दैट आर those pure substances which are made up of only one kind of atom, ठीक है। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इन केस इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स, और दूसरा क्या था? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की बात करते तो कंपाउंड्स क्या है कि दोज आर दीज आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर एटम तो पता है ना, अगर मैं एटम का एग्जांपल बोलूं तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। और अगर मैं
मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेना चाहूँ तो वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल साथ में जुड़ेंगे तो वो एक कंपाउंड बना रहे हैं। गेटिंग? ठीक है, तो वन काइंड ऑफ अगर मोलिक्यूल से बनेगा then that is compound. One kind of atom that is element. Element and compound both are the part of pure substances. अच्छा, elements को हमने further divide किया था into metals, non-metals and metalloids. पढ़ा हुआ है क्लास 8 में। अच्छा, फिर हमने देखा था क्या कि मिक्सचर क्या था, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने हैं। सो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स। पढ़ा हुआ है क्लास 7th में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस में। ये तो रही प्योर सब्सटेंसेस की बात। क्या? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स में भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। फिर अगर मैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करूं तो उसमें क्या थे? एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स। अब अगर मैं जब इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करती हूँ, इम्प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूड्स मिक्सचर्स। As in case if we talk about pure substances, it includes 2 elements and compounds. But in case if I am talking about impure substances, then it would include mixtures. Mixtures are further divided into 2, homogeneous and heterogeneous mixture. Mixture के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था mixtures के बारे में? कि mixtures are made up of more या different kind of atoms and molecules, different kinds of pure substances से बनेगा। तो सारे कोई भी एटम ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, उनको साथ में जोड़ के मिक्सचर बनेगा। अनलेस एंड अनटिल दीज सब्सटेंसेस डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, सिर्फ मिक्स हो रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, मिक्सचर बन गया। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। मैं स्पीड में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये पार्ट 1 का टॉपिक है, थोड़ा सा रिवाइज करा लें ताकि पार्ट 2 और अच्छे से समझ आए। अच्छा, हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। बेसिक डिफरेंस क्या था? बेसिक डिफरेंस ये था कि होमोजेनस मिक्सचर में जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी उसका कंपोजिशन है, वो सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और हेटेरोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ऑब्वियसली। तो किसमें? होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है होमोजेनस मिक्सचर में। हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर आप मिक्सचर बनाते हो तो मिक्सचर को जब आप ऑब्जर्व करोगे, एक होमोजेनस मिक्सचर को ऑब्जर्व करो, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर को ऑब्जर्व करो, तो आप जब दोनों को देखोगे तो होमोजेनस मिक्सचर में आपको पता ही नहीं चलेगा ये मिक्सचर किससे बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ शुगर एंड वाटर, जब मैं वाटर में शुगर को डिसॉल्व करती हूँ और एक ग्लास में वाटर में मैं सॉल्ट को डिसॉल्व करती हूँ, मैं दोनों ग्लास आपके सामने रखती हूँ, बताओ इसमें कौन सा शुगर है, कौन से में सॉल्ट है, विदाउट टेस्टिंग। तो क्या तुम देख के बता सकते हो? नहीं, जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। या जिसने वो सोल्यूशन बनाया उसे पूछना पड़ेगा, भाई तुमने किसमें शुगर मिलाया था, किसमें सॉल्ट मिलाया था, क्यों? तो ये सॉल्ट वाटर एंड द शुगर सोल्यूशन और शुगर वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंपोजिशन का और यू कैन नॉट सी द कंपोनेंट्स ऑफ दैट मिक्सचर easily with the help of naked eyes. But in case if we talk about heterogeneous mixture, उसमें तुम आसानी से उसके composition को देख सकते हो naked eyes, directly eyes से। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ heterogeneous mixture, for example sand and salt, इनको मिक्स करूंगी तो तुम बता सकते हो, वो मिक्सचर को मैं लेके आऊँ तुम्हारे सामने, तुम बता सकते हो हाँ मैम ये मिक्सचर में सॉल्ट भी है और सैंड भी है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, सेपरेशन में भी ऐसा होगा क्योंकि आप आसानी से हेटेरोजेनस मिक्सचर में आप आसानी से देख सकते हो कि कौन से कंपोनेंट्स है, तो उस हिसाब से आप सेपरेशन टेक्निक यूज करोगे और सेपरेट कर सकते हो। बट टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इट इज वेरी डिफिकल्ट।
समझ आई बात? तो ये था सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर को मैं और कौन से बेसिस में हमने देखा था डिफरेंस? तो हमने देखा था कि होमोजेनस मिक्सचर इंक्लूड्स सॉल्यूशंस while heterogeneous mixture includes colloids and suspension। ठीक है, तो बस अब हम क्या स्टार्ट करें? सॉल्यूशन। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? ठीक है, ये एक टॉपिक हमें स्टार्ट करना है आज। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ व्हाट इज अ सॉल्यूशन, तो अभी हम पढ़ के आए कि सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। पहले तो हम मिक्सचर की बात करेंगे। मिक्सचर क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंस है लेकिन है तो मैटर ही, है ना? सो मिक्सचर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस विच इज अ मैटर। मैं फ्लोचार्ट का उल्टा जा रही हूँ। ठीक है, वापस सीधा आते हैं। मैटर, इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर भी दो, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस की अभी हम बात कर रहे हैं। होमोजेनस क्या? कि उसके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अच्छा, तो अगर मैं बात करती हूँ होमोजेनस मिक्सचर, सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ व्हाट? सो ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस को मिक्स किया लेकिन वो रिएक्ट एक दूसरे से नहीं कर रहे, है ना? मिक्सचर्स में जो भी कंपोनेंट्स हम मिक्स करेंगे दे वोंट बी रिएक्टिंग विथ ईच अदर, ये दिमाग में रख लेना। अच्छा, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन से? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैम ये तो कहीं सुना, अरे सुना ही होगा ना। हाँ, क्लास 6 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, है ना? अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करती हूँ तो बन जाता है सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूट जो होता है वो लेसर क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो यूजुअली लार्जर क्वांटिटी में। यानी ज्यादातर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सॉल्वेंट जो है वो लार्जर क्वांटिटी में है, सॉल्यूट जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में है। अगर एक सोल्यूशन की मैं बात करती हूँ, है ना? सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक ही सॉल्वेंट है लेकिन उसमें बहुत सारे सोल्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नींबू पानी। नींबू पानी मतलब ये नहीं सिर्फ नींबू और पानी। नींबू पानी जो आप बाहर पीने जाते हैं, नींबू पानी है जो घर पे बनाते हो गर्मियों के टाइम पे, तो उसमें क्या आता है नींबू पानी में? कि तुमने नींबू लिया, तुमने शुगर ली, नींबू, लेमन जूस लिया, शुगर लिया, सॉल्ट लिया और वाटर लिया। ठीक है, उसके अलावा तुम और जो डालते हो, मैं तो यही डालती हूँ। हाँ, तो इसमें क्या किया कि वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वो लार्जर क्वांटिटी में। लेमन जूस तो थोड़ा सा लोगे, थोड़ी सी शुगर लोगे, थोड़ा सा सॉल्ट लोगे, और वाटर ज्यादा क्वांटिटी में लोगे। सो ज्यादा क्वांटिटी में क्या लिया? लार्जर क्वांटिटी में क्या लिया? सॉल्वेंट। उसमें जो तुमने ऐड किया स्मॉल क्वांटिटी में वो क्या था? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ज्यादा भी हो सकता है, हाँ, और सॉल्यूट एक भी हो सकता है, एक सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट व्हेन कंबाइंस विद सॉल्वेंट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादातर सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है। तो मैम ऐसा कौन सा एग्जांपल है? ये आता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली। तो ये आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, इसका एग्जांपल है कि जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। ठीक है, तो वो बात की बात है। अभी तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं तो एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादातर ज्यादा होती है ना। ज्यादातर अगर केस हम देखें तो सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अच्छा, ये हो गई बात इसकी। अब अगर मेरे को डिफाइन करना हो कि मैं अगर सॉल्यूट को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कहोगे कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो ऐसा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है, और जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को मैं सॉल्वेंट कहूंगी। तो इस तरह तुम डिफाइन कर सकते हो व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कैसे देखेंगे? तो कुछ कैटेगरीज हम फॉर्म करते हैं। जैसा पहला कैटेगरी कैसा है
कि मैं लूंगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैंने सॉल्यूट लिया सॉलिड फॉर्म में और सॉल्वेंट लिया लिक्विड फॉर्म में, तो मैं सोल्यूशन को क्या बोलूंगी, सॉलिड इन लिक्विड। सही है ना, मैंने लिक्विड में सॉलिड को डाला, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड कम क्वांटिटी में सोल्यूट फॉर्म में है, समझ आया। तो सोल्यूट इन सॉल्वेंट, हाँ, तो वो हो गया सोल्यूशन। तो ऐसे ही सॉलिड प्लस लिक्विड है सॉलिड इन लिक्विड। तो कुछ एग्जांपल दे सकते हो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल शुगर सोल्यूशन है ना। तो यहाँ पे वाटर प्लस शुगर, वाटर सॉल्यूट हुआ ना और शुगर सॉल्वेंट हुई। सही लिखा है, सही बोल रहे हो तो तुम गलत हो। क्यों, ध्यान दो ध्यान दो, शुगर जो है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। शुगर जो है वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और वो सॉल्यूट में हम क्या ऐड करेंगे, सॉल्यूट हम किस में ऐड करेंगे, सॉल्वेंट में, है ना। तो यहाँ पे सॉलिड क्या हो जाएगा, शुगर, लिक्विड क्या हो जाएगा, वाटर। तो क्या बना देगा, शुगर सॉल्यूशन। समझ आए, ठीक है, ध्यान रखो। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है आयोडीन। आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, मैंने उसको मिक्स कराया अल्कोहल के साथ, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। इसे कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, उस सोल्यूशन को। जब मैं आयोडीन को अल्कोहल में मिलाती हूँ, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड, आयोडीन इन अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, इसका यूज क्या है, सो इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक से क्या समझते हो, What do you understand by the term antiseptic? बहुत बारी सुना होगा, डेटॉल इज एन एंटीसेप्टिक, यू नो, लोशन और लिक्विड जो भी है। तो ऐसे टिंचर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या है, ये ऐसा सब्सटेंस है दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। उनका ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, स्टॉप करता है या स्लो कर देता है, ठीक है। वो बेसिकली काम होता है एंटीसेप्टिक का। तो सिमिलरली अगर तुमने देखा होगा सर्जरीज वगैरह में या यू नो नॉर्मल मेडिसिनल पर्पस के लिए हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, जैसे डेटॉल इज वन ऑफ द एग्जांपल। सिमिलरली अनदर एग्जांपल कुड बी टिंचर ऑफ आयोडीन इन विच आयोडीन इज एडेड टू अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया ये थी कि सोल्यूशन कैसे बना, तो मैंने सॉल्यूट में सॉलिड स्टेट लिया और सॉल्वेंट में लिक्विड स्टेट लिया। हाँ, अब मैं ले रही हूँ सॉल्यूट में गैस स्टेट को और सॉल्वेंट में लिक्विड स्टेट को। सोचो, ऐसे लिक्विड में मुझे गैस मिलानी है, तो ऐसा किसमें होता है, तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, वो वाटर है। वाटर में मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलानी है, इट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडा वाटर, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो तुम यू नो कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो गैस इज एक्टिंग एज व्हाट, गैस इज एक्टिंग एज व्हाट, सॉल्यूट, वाटर इज एक्टिंग एज व्हाट, सॉल्वेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखो, गैस इन गैस, यानी सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, जो सोल्यूशन बना वो भी गैस है। वो एयर क्या है, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर, इज एन एग्जांपल ऑफ अ सोल्यूशन विच इज होमोजेनियस मिक्सचर, एंड इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो अदर गैसेस में आर्गन, नियॉन, वो सब जो भी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, यू नो स्मोक, वो सब भी होता है एयर में। फिक्स्ड अमाउंट में होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। The thing varies is the amount of water vapor, dust particles from place to place, but the composition of the air or the gases in the air remains same, यानी 78% नाइट्रोजन होगा एयर में, 21% ऑक्सीजन होगा।
वडोदरा में भी यही कंपोजिशन है, चाहे फिर मैं लंदन चले जाऊं वहां पे भी नाइट्रोजन का अमाउंट 78% होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट 21% होगा। समझ आया? हाँ, तो ये हो गया कुछ सॉल्यूशंस के एग्जांपल। हमने एयर देखा, एयर क्या है, तो एक होमोजेनस मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है विच इज मेड अप ऑफ व्हाट, विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एयर के केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का स्टेट गैसियस है, बट इन केस इफ वी टॉक अबाउट सोडा वाटर, वो ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें उसका जो सॉल्यूट है वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट जो है वो है वाटर, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट में है। फिर हमने देखा टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ सॉल्यूशन व्हिच इज एन एंटीसेप्टिक, और उसका वो क्या है, मतलब कंपोनेंट्स क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है। सॉल्यूट कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में आयोडीन, ठीक है। सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है अल्कोहल। समझ आ रहा है? इसी तरह शुगर वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, उसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है शुगर, सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में है वाटर। समझ आया? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, एंड वी टुक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। नाउ वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर ये प्रॉपर्टी एक सब्सटेंस के पास है, एक मिक्सचर के पास है, देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर मिक्सचर, दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में तुम देखो, पहला होमोजेनस मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर को आप देख रहे हो जिसको हम चाहते हैं कि वो सॉल्यूशन हो, तो उसके पास वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजेनस, यानी उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके कंपोनेंट्स का, है ना। और उसके कंपोनेंट्स जो है जिससे वो मिक्सचर बना है वो इजीली आपकी आई रिकॉग्नाइज ना कर सके, तो मैं कह सकती हूँ कि वो होमोजेनस मिक्सचर है। उस कंपोनेंट्स को मैं आसानी से सेपरेट ना कर सकूं, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को मैं आसानी से ना सेपरेट कर सकूं, तो मैं बोलूंगी वो होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर मुझे ये क्राइटेरिया फॉलो कर रही है, मतलब ये मिक्सचर होमोजेनस है, तो ये सोल्यूशन हो भी सकता है। कैसे, तो थोड़ा एक और प्रॉपर्टी चेक करेंगे वो मिक्सचर की, कि उसका जो सोल्यूशन का जो हम मिक्सचर देख रहे हैं उसके पार्टिकल की साइज that should be less than 1 nanometer. 1 nanometer is 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये तो समझ आता है ना, 10⁻⁹ मीटर है ना, यानी 1 बाय इधर 9 0, ठीक है। तो दिस मच स्मॉल, और शायद इससे भी छोटा अगर पार्टिकल साइज है, देन यू कैन से कि अच्छा अब ये हो सकता है सॉल्यूशन। कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखनी है, जैसे क्योंकि हाँ देखो ये भी बोल रहे हैं कि देयरफॉर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड, क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल साइज होता है इसलिए आप इसे नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, डायरेक्टली देख नहीं सकते, है ना। कि बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, दैट मीन सोल्यूशन। अगर वो सोल्यूशन से तुम बीम ऑफ लाइट पास करो तो वो सीधी सीधी चली जाए, उस सोल्यूशन में वो लाइट स्प्रेड नहीं हो रही, तो मैं कह सकती हूँ अच्छा ये होमोजेनस मिक्सचर है, ये सोल्यूशन है। अगर लाइट स्प्रेड हो गई मतलब क्या, कि वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, वो कोलॉइड्स हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकते हैं, सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ही नहीं करते। जो मान लो टॉर्च है, टॉर्च में से बीम ऑफ लाइट, याद है ना बीम रे पढ़ा था, है ना, बहुत सारी रेस ऑफ लाइट फॉर्म्स अ बीम ऑफ लाइट। वो बीम ऑफ लाइट को जब मैं सोल्यूशन, कौन से सोल्यूशन से, हाल फिलहाल हम जो मिक्सचर देख रहे हैं, जब मैं उसमें से पास कराती हूँ तो वो लाइट सीधी सीधी चली जाती है, वो सोल्यूशन में स्प्रेड नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, ठीक है। अगर वो स्प्रेड नहीं हो रही, पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं, दैट मीन्स इट इज अ सोल्यूशन, है ना। तो solute particles cannot be separated from a mixture by the process of filtration। मैंने कहा होमोजेनस मिक्सचर जो है, जो सोल्यूशन है, उसके कंपोनेंट्स को आप आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिल्ट्रेशन से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो मैंने सॉल्ट वाटर ले लिया, सॉल्ट को अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, और अब मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने मान लो ये एक कंटेनर है, दिस इज अ फनल,
इसके ऊपर मैंने रख दिया फिल्टर पेपर, ठीक है। ये है बीकर, ये है फनल, और इसके ऊपर, इसके अंदर मैंने फिल्टर पेपर डाल दिया। अभी फिल्टर पेपर में मैं क्या डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छे से मैंने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्ट सोल्यूशन को जब मैं फिल्टर पेपर से पास कराती हूँ तो यूं ही सीधा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सॉल्ट ऊपर रह जाएगी, वाटर नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यू कैन नॉट सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय दिस फिल्ट्रेशन मेथड। नहीं, उसके लिए अलग मेथड है, दैट इज इवेपोरेशन। तो हम सेपरेशन टेक्निक्स में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। समझ आ रहा है? सो अ सॉल्यूशन इज स्टेबल व्हेन solute particles do not settle down when left undisturbed। मान लो मैं सॉल्ट सोल्यूशन बनाती हूँ, सॉल्ट को मैंने अच्छे से वाटर में डिसॉल्व कर दिया और उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया। तुम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको अनडिस्टर्बली ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हें क्या सॉल्ट ऐसा दिखेगा कि नीचे वो सेटल हो गया है, वाटर ऊपर है? ऐसा नहीं दिखेगा ना। वाटर में सॉल्ट नीचे सेटल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ऐसा नहीं होगा। सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर्ड है, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी पानी में डिसॉल्व अगर सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें पानी ही दिखेगा सिर्फ। तुम थोड़ी देर के बाद देखोगे तो भी पानी ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर जो तुमने सॉल्ट डिसॉल्व किया था वो धीरे धीरे वापस अनडिसॉल्व होके नीचे सेटल डाउन हो, ऐसा नहीं होगा। तो वो सोल्यूशन को मैं क्या बोलूँगी, स्टेबल सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन कैसा है? स्टेबल सोल्यूशन। तो स्टेबल सोल्यूशन क्या है कि वो सोल्यूशन ऐसा है कि जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को जब आपने डिसॉल्व किया और फिर उसको अनडिस्टर्ब रख दिया, तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद वो सॉल्यूट पार्टिकल्स आपको नीचे सेटल डाउन दिखेंगे, नहीं, वो स्टेबल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सोल्यूशन में होनी चाहिए। तो देखो, बहुत सी प्रॉपर्टीज होमोजेनस मिक्सचर को मैच करे। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन इटसेल्फ इज अ होमोजेनस मिक्सचर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी हमने सोल्यूशन की? पहली, ये होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। अब सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर तब होगा जब सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो तुम नोटिस करो कि बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी है सोल्यूशन की जो होमोजेनस मिक्सचर की भी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो होमोजेनस मिक्सचर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? साइज ऑफ द पार्टिकल, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इट डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। मान लो मैंने एक ट्रू सोल्यूशन रखा है, उसमें से मैंने बीम ऑफ लाइट पास कराई, तो वो जैसी है वो ऐसी ही चली जाएगी। वो यहाँ पे सोल्यूशन में लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे। जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे क्योंकि उनकी साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है। और सोल्यूट पार्टिकल्स को हम नॉर्मल फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, और फिल्ट्रेशन से तो कर ही नहीं सकते। दूसरा क्या है कि वो जो सोल्यूशन जो है उसको स्टेबल सोल्यूशन तब कहेंगे जब अगर मैं वो सोल्यूशन को जो सोल्यूशन मैंने बनाया जिसमें मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो मैंने अनडिस्टर्बली रख लिया। थोड़ी देर के बाद जब मैं ऑब्जर्व करने आती तब भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में सेटल डाउन हो गए, वो डिसॉल्व ही है। तो मैं क्या कहूंगी कि दिस इज अ स्टेबल सोल्यूशन। बात समझ आई? तो दीज वर द properties of solution. Now the next topic is concentration of solution. Okay, so इसमें अगर मैं बात करती हूँ concentration of a solution, हाँ, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन समझने से पहले, है ना, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है वो समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं और फिर आते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सो इफ आई टॉक अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, उसमें पहला पॉइंट क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ऑन दैट बेसिस solution is divided into 3: dilute, concentrated and saturated. 3 वन बाय वन देखते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। ये 3 टर्म्स किस बेसिस पे है,
ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन। हाँ, सो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, ये टर्म सिर्फ ये इतना देख के तुम समझ सकते हो कि डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है ना। तो डाइल्यूट सोल्यूशन इज नथिंग बट उसमें वो ऐसा सोल्यूशन है जिसमें द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। As compared to the amount of solvent, the amount of solute is very very low. तो ऐसे सोल्यूशन को मैं क्या कहूंगी, डाइल्यूट सोल्यूशन। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लो देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कम है लेकिन इतना कम नहीं जितना डाइल्यूट में होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, बट इतना नहीं जितना डाइल्यूट में। तो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लो देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि द अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि व्हेन no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर उस सोल्यूशन में तुम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हो, ऐड मतलब ऐड तो कर लोगे, डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तुम चाहे कितना भी स्टीर कर लो लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट सोल्यूशन इज रीच टू अ सैचुरेटेड स्टेट। वो सोल्यूशन अब सैचुरेटेड हो गया, अब उसमें उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत पॉइंट जरूरी है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ही बात करें, फिर तुम उसको बोलो कि मैं ठंडा करूं या गर्म करूं और फिर डाल के देखूं, उसी टेम्परेचर पे तुम और सोल्यूट, पहले तुमने एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाला और तुमने उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल के स्टीर किया, वो डिजॉल्व हो गया। दूसरा चम्मच सॉल्ट डाल के स्टीर किया, डिजॉल्व हो गया। तीसरा डाला, डिजॉल्व हो गया। चौथा डाला, डिजॉल्व हो गया। 5वां डाला, स्टीर कर रहे हो लेकिन डिजॉल्व हो ही नहीं रहा। मतलब क्या कि वो जो ग्लास जिसमें तुम ऑलरेडी 4 चम्मच सॉल्ट डाल चुके हो, 5वां डाला लेकिन डिजॉल्व नहीं हो रहा, मतलब सोल्यूशन क्या है, सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच गया। अब तुम उसमें और सॉल्ट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगी सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, देन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, यानी मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो कि 25 डिग्री सेल्सियस। क्या तुम्हें पता है 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर होता है। तो मान लो कि रूम टेम्परेचर पे जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रूम टेम्परेचर पे या कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तुम फिक्स रखो, उस टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। जैसे अभी मैंने तुम्हें सॉल्ट वाला एग्जांपल दिया, उसमें क्या था, मैंने 4 चम्मच सॉल्ट मिला दिया, 5वां डाला तो नहीं मिल रहा था। मतलब क्या कि उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही है, वो ग्लास ऑफ वाटर सिर्फ 4 चम्मच ही सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है। मतलब दैट अमाउंट ऑफ वाटर हैज सोल्यूबिलिटी, कि उसकी कितनी सोल्यूबिलिटी है कि वो 4 चम्मच सॉल्ट को ही डिसॉल्व कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसकी सोल्यूबिलिटी की क्षमता खत्म हो चुकी है और वो स्टेट को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गई उसकी सोल्यूबिलिटी के बारे में। अब तक हमने 4 नए टर्म्स पढ़े। कौन से? कंसंट्रेशन तो अभी ठीक है जाना, लेकिन क्या है वो तो नहीं समझे ना। तो समझे कौन से 4 नए टर्म, कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब क्या, कि जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, हम अमाउंट की ही बात कर रहे हैं सोल्यूट की, उस बेसिस पे ही हम 3 सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो
ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो ऐसे सोल्यूशन को मैं कहूंगी डाइल्यूट सोल्यूशन। जब मैं बात करती हूँ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी ऐसा सोल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करती हूँ तो वो ऐसा सोल्यूशन है जिसमें वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में आप और सॉल्ट या और सोल्यूट ऐड कर ही नहीं सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर। दिस इज अ मेन टर्म यू हैव टू यूज। एट गिवन टेम्परेचर अगर आप और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। और वही स्टेट, वही अमाउंट ऑफ सोल्यूट that is present in the saturated solution at that temperature, जहां पे saturation हुआ, वो टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो क्या है? सोल्यूबिलिटी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कि इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सोल्यूशन, सोल्यूट का अमाउंट जो सोल्यूशन में है वो लेस देन द सैचुरेशन लेवल है, यानी अभी आप ऐसा सोल्यूशन लेकर बैठे हो जिसमें आप मान लो हमने वो ग्लास जिसमें वाटर है और जिसमें तुमने अभी 2 चम्मच सॉल्ट मिलाई है, अभी और मिला सकते हो लेकिन मिलाया नहीं है, तो वो जो सोल्यूशन है जिसमें तुमने 2 चम्मच सॉल्ट ऑलरेडी मिला दिया, वो सोल्यूशन में तुम और डाल सकते हो लेकिन तुमने डाला नहीं है, मतलब अमाउंट जो है वो सैचुरेशन लेवल से कम है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट उस वाटर के सैचुरेशन लेवल से कम है, तुम उसमें डाल सकते हो और सॉल्ट, है ना। तो ऐसे लेवल, ऐसे सोल्यूशन जिसमें तुम और मिला सकते हो, अभी तक वो सैचुरेटेड लेवल पे नहीं पहुंचा है, ऐसे सोल्यूशन को मैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहूंगी। मतलब ऑपोजिट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन पे नहीं पहुंचा इसलिए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी तुम उसमें और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में। ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कम है देन सैचुरेटेड लेवल, यानी तुम उसमें उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट या उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में तुम और सोल्यूट या वो जो सॉल्ट है वो डाल सकते हो, तो दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस in a given solvent have different solubilities at same temperature। यानी क्या, इसको मैं पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, वो समझते हैं, फिर ये पॉइंट पे वापस आते हैं। मान लो वही हाँ, वो बेसिक वाला एग्जांपल जो मैं बार बार ही लेती हूँ। तुम्हारे पास 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में तुमने सेम सॉल्वेंट लिया और अभी हम सॉल्वेंट के तौर पे वाटर ले रहे हैं। मैंने वाटर लिया, 2 ग्लास लिए, दोनों ग्लास में क्या डाला? वाटर, सेम अमाउंट में डाला, सेम सॉल्वेंट लिया है, सेम अमाउंट में डाला, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर ग्लास में डाला। उसके बाद इस ग्लास में मैंने 1 चम्मच शुगर डाली, इस ग्लास में मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाला। समझ आया? मैंने 2 ग्लास लिए थे, एक ग्लास में 100 ml वाटर, दूसरे ग्लास में भी 100 ml वाटर। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इज सेम इन बोथ द ग्लासेस। In 1 glass I added 1 tablespoon salt, in 1 glass I added 1 tablespoon sugar। जब मैंने उनको डिसॉल्व किया तो मुझे पता चला कि सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो गया और शुगर को डिसॉल्व होने में टाइम लगा, है ना। तुम नोटिस करना, शुगर को तुम्हें ज्यादा स्टीर करना पड़ेगा ताकि वो वाटर में डिसॉल्व होगी, लेकिन टाइम लगेगा। सॉल्ट कंपैरेटिव टू शुगर जल्दी हो जाएगा डिसॉल्व, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। समझ आ रहा है? समझ आया? अब मान लो कि अगर मुझे शुगर को सॉल्ट से पहले डिसॉल्व कराना था तो मैं वो वाटर को ना हीट करती तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती और शुगर फटाफट से डिसॉल्व हो जाती। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि अभी मैं रूम टेम्परेचर पे मैंने 2 ग्लास लिए थे जिसमें 100 ml वाटर, दोनों में सॉल्वेंट सेम लिया, अमाउंट भी सेम लिया सॉल्वेंट का, दैट इज वाटर 100 ml। एक में 1 टेबल स्पून शुगर डाला, एक में 1 टेबल स्पून
सॉल्ट डाला, सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो गया, शुगर को टाइम लगा। तो वो कहना ये चाहते हैं कि हर एक अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। फिर चाहे तुम उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वही सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर लो, सेम टेम्परेचर सेम सॉल्यूट सेम अमाउंट, ये सब तुम सेम रख रहे हो, फिर भी सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज डिफरेंट। किसी को जल्दी सॉल्यूबल हो जाएगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्यूबल होने में, वही पर्टिकुलर सॉल्वेंट वही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आई होप यू आर गेटिंग एंड आई एम नॉट मेकिंग यू कंफ्यूज्ड। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है यू कैन कमेंट मी और रिप्लाई मी और मेल मी ऑन email learningbreeze7@gmail.com। कोई और दूसरा चैप्टर समझना है, कोई और टॉपिक समझना है, नेक्स्ट कौन सा समझना है, वो सारा जो भी है यू कैन रिप्लाई मी, ठीक है, ऑन दिस मेल दैट इज learningbreeze7@gmail.com। ठीक है, चलो बहुत हो गया, अभी आगे नेक्स्ट अब आते हैं कंसंट्रेशन पे। फाइनली जो टॉपिक लिखा है उस पे है। अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में जाना, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड। चलो सीक्वेंस में, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड। एक और पढ़ा अनसैचुरेटेड। डाइल्यूट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन सॉल्वेंट, कंसंट्रेटेड में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट। सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में तुम और सॉल्यूट डाल ही नहीं सकते हो, बस उसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी एक निवाला ज्यादा नहीं जाएगा। किसका? सॉल्यूट का। किस में? सोल्यूशन में। समझ आया? तो ये क्या बात हो गई सैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में उसको कहूंगी जिसमें मैं और सॉल्यूट डाल सकती हूँ और सॉल्यूट वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, उसको मैं बोलूंगी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर हमने जाना सॉल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो सैचुरेटेड लेवल पे डिसॉल्व हुआ। यानी मान लो मैं एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रही, जैसे मैंने कहा था ना, मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें मैंने पहले 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, स्टीर किया, डिसॉल्व हो गई। 2nd टीस्पून सॉल्ट डाला, स्टीर किया, डिसॉल्व हो गई। 3rd टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाला, स्टीर किया, डिसॉल्व हो गई। 4th डिसॉल्व हो गई। 5th डाला, स्टीर किया, लेकिन डिसॉल्व ही नहीं हो रही। मतलब ये पर्टिकुलर वाटर का सॉल्युबिलिटी क्या है? 4 टीस्पून सॉल्ट, उससे ज्यादा नहीं, एट दैट गिवन टेम्परेचर, वो दिमाग में रखना है। सो उस टेम्परेचर पे जिसपे वो सैचुरेटेड हुआ, तो जितना अमाउंट ऑफ तुमने सॉल्यूट डाला ना, दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। क्लियर? अच्छा, फिर हम आगे बढ़े कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। फिर चाहे तुम अमाउंट और जो सॉल्वेंट तुमने लिया है वो सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, फिर भी जो सॉल्युबिलिटी है सब्सटेंस की, वो डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है फॉर अ गिवन सॉल्वेंट, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड एट सेम टेम्परेचर। समझ आया? तो ये था सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन पे अभी हम आएंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मुझे ज्यादातर कंसंट्रेशन को हाईलाइट करना था, है ना। So concentration of a solution is the amount of solute dissolved in given mass or volume or solvent, depend ना कि solvent जो तुम्हारा है वो solid होगा तो mass बोलोगे, liquid या gas होगा तो volume बोलोगे, ठीक है। तो amount of solute जो solvent में dissolve हुआ वो मैं बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी concentration of solution। कितना amount of solute, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ, उसको मैं बोलूंगी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो तुम्हें कंसंट्रेशन मिलेगा। या तुम
ऐसा भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुमने डिजॉल्व किया, वो बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ आए? नेक्स्ट आता है mass by mass percentage of solution. These two are the other methods by which you can calculate the concentration of a solution. ये तो था एक बेसिक फॉर्मूला, इसके अलावा ये दो भी हैं, ये दो अल्टरनेटिव मेथड्स है that you can apply for calculating the concentration of a solution. First is mass by mass percentage of a solution. यानी तुमने mass of solute लिया अपॉन mass of solution लिया और इनटू 100। पता हम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें जितने एग्जाम में मार्क्स मिले, मान लो 10, कितने पेपर थे तुम्हारे, चलो 10 नहीं, बहुत कम हो गए, नहीं 40 और 50 में से मान लो तुम्हारे 5 पेपर थे, हर एक पेपर 10 मार्क का था, तो टोटल तो 50 मार्क का तुमने दिया पेपर, आए तुम्हारे 40 मार्क टोटल 50 में से। तो तुम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। सिमिलरली परसेंटेज यहाँ पे निकालने के लिए मैं इनटू 100। किसका परसेंटेज निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट। किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ये एक अनदर मेथड है। देखो ना नाम से मास बाय वॉल्यूम, मान लो जो तुमने सॉल्यूट लिया उसका तो मास ज्यादातर सॉलिड होता है सॉल्यूट, लेकिन मान लो तुम्हारा सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड या गैस में हुआ, तो यहाँ पे तुम मास लिखोगे कि वॉल्यूम, यहाँ पे देखो मास बाय मास, मास बाय मास, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ आ रहा है, जाग रहे हो ना? हाँ, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिर चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो। अगर सॉलिड ही हो, सॉल्यूशन जो है तुम्हारा वो सॉलिड फॉर्म में हो, जैसे कि अलॉयस, याद है वो भी एक, अलॉयस को हम होमोजेनस मिक्सचर में डाल सकते हैं कि नहीं, वो तुम्हें पता, मैंने पहले में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, चेक इट आउट। हाँ, तो उसमें अलॉयस में क्या आता है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए मैं उसका मास लूंगी। सॉल्यूट जो होगा वो भी सॉलिड फॉर्म में, तो मास लूंगी इनटू 100। तो इस तरह से तुम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम थोड़े से क्वेश्चन करोगे, एग्जांपल्स करोगे, तभी ये थोड़ा सा और इजी होगा और थोड़ा सा और समझ आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हम देख के समझते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एप्लीकेशन में ला रहे हैं। ठीक है, कि ये दो क्वेश्चंस जब हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा, फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, या यू कैन से सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, एनसीईआरटी, कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। लिखते जाओ, जो जो क्वेश्चन में तुम पढ़ते हैं ना वो लिखते जाओ। तो हमें क्या दिया है, कंटेन्स कॉमन सॉल्ट वाटर, तो कॉमन सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट, तो मैं क्या लिखूंगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या है वो, कॉमन सॉल्ट, यानी कि NaCl, कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम। फिर इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मुझे क्या दिया है, वाटर क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर कितना दिया है, 320 ग्राम। अब बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। मास बाय मास आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हमारा वो फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या था, concentration of the solution
सॉल्यूट अपॉन मास बाय मास बोला है हमें, जो सॉल्वेंट है वो भी मास में दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मुझे क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन। तो मैं मास बाय मास परसेंट से करूंगी तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या है 320। सही लिखा? अगर तुम बोल रहे हो हाँ तो तुम झाग नहीं रहे हो। यहाँ लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमने लिखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मैं बोलती हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, हमें ये दोनों दिया है, दोनों को ऐड करेंगे, सो वी वुड बी गेटिंग मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 40 ग्राम, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 320 ग्राम, यानी प्लस 320 ग्राम। कितना हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 360 ग्राम। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 360, ये ग्राम है, ये भी ग्राम में है, इनटू 100। कभी कभी क्या ये केजी में दे दिया, ये ग्राम में दे दिया, ये केजी में दे दिया, ये ग्राम में दिया, तो वो ध्यान रखना कि दोनों का यूनिट सेम हो। क्रॉस कैंसिल करो, ठीक है, 0 से 0 गया, 4 1 जा 9 जा, सो 1/9 इंटू 100, सो 100/9 परसेंटेज, यानी कि 11.1%। This is the concentration of this particular solution। ठीक है, ये concentration किसकी है, this is the amount of solute that is dissolved in that salt solution। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, बट फॉर योर बेसिक कंसेप्ट, ये ज्यादातर है ना प्रैक्टिकल में काम आएगा तुम लोग को। प्रैक्टिकल में ऐसा बोलते हैं, प्रिपेयर 25% सोल्यूशन, प्रिपेयर 100% सोल्यूशन, प्रिपेयर 75% सोल्यूशन ऑफ किसी का भी कोई भी केमिकल दे देंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में एक टीचर ने अपने 3 स्टूडेंट्स को बोला कि तुम क्या बनाओ, 25% सोल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तुम 25% सोल्यूशन बनाओ। 25% सोल्यूशन मतलब अभी हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें कुछ फाइंड नहीं करना है, हमें रेक्टिफाई करना है कि इनमें से कौन सही कर रहा है। मैंने बोला 25% सोल्यूशन, मैंने नहीं मतलब टीचर ने बोला कि 25% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीनों बच्चों को बोला बनाओ। तो कैसे बनाया, तीनों ने अलग अलग तरीके से बनाया। वी हैव टू आइडेंटिफाई विच मेथड इज करेक्ट। तो ए ने क्या किया, 25 ग्राम ऑफ KOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, लेकिन तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मास बाय वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम को मैं ग्राम में मेजर कर सकती हूँ, इट इज समथिंग रिलेटेड टू मास। तो उसने क्या किया, 25, ए ने क्या किया कि उसने 25 ग्राम लिया सल्यूट का, 100 ग्राम लिया सॉल्वेंट का। तो उसने क्या किया, मास बाय मास किया। और उसने वो भी नहीं, उसने सोल्यूशन का नहीं, जैसे हम अगर मैं बोलती हूँ पहले हमें वो पता होना चाहिए ना। हमने 2 मेथड देखे, एक मास बाय मास परसेंटेज और एक हमने देखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगर मैं बात करती हूँ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से तुम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड करो, तो तुम क्या बोलोगे कि कंसंट्रेशन of solution is equal to mass of solute upon volume of solution into 100।
तो इनकी मैम ने इन्हें ये दिया है 25% ऑफ KOH। अब इनको बनाना है तो वो कितना सोल्यूट लेंगे, कितना सोल्यूशन लेंगे, तो सोल्यूशन KOH का बनाना यानी कितना पानी लेंगे, कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो A ने क्या किया, A ने 25 ग्राम ऑफ KOH एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इन्होंने सॉल्वेंट लिया और सोल्यूट लिया। इनकी मैम ने बोला मास बाय वॉल्यूम में बनाओ, तो एक गलती इसने क्या की, ए ने क्या किया कि इसने सोल्यूशन के जगह सॉल्वेंट ले लिया, इसलिए उसका बन नहीं पाया। दूसरी ए ने क्या गलती की कि उसने वॉल्यूम के जगह मास ले लिया। समझ आया? तो ये मतलब क्या कि ए बना नहीं पाया। चलो 25% सोल्यूशन ऑफ KOH। चलो अब हम बी का देखते हैं। बी ने क्या किया, बी ने 25 ग्राम ऑफ KOH इन 100 ml ऑफ वाटर लिया, यानी बी ने क्या किया 25 ग्राम ऑफ KOH यानी कि सल्यूट बराबर सल्यूट उसने लिया, मास लिया, मास लिया। अच्छा, इन 100 ml ऑफ वाटर, वाटर यानी सॉल्वेंट, इसने 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट बनाया। तो इसने ml तो लिया यानी इसने वॉल्यूम तो लिया, लेकिन क्या किया, सॉल्वेंट लिया, जबकि हमें फॉर्मूला के हिसाब से क्या लेना था, सोल्यूशन। तो बी का भी गलत हुआ, ए का भी गलत हुआ। चलो सी का देखते हैं। सी ने क्या किया, ये सी ने 25 ग्राम ऑफ KOH इन वाटर एंड मेड वॉल्यूम 100 ml। समझ रहे हो, यानी उसने 25 ग्राम सॉल्यूट लिया और पूरा पूरा सोल्यूशन, पूरा वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना लिया 100 ml। तो उसने सोल्यूशन कितना बनाया 100 ml। तो देखो 25/100 करोगे तो 25% आता है ना। समझ आया, हमें सोल्यूशन लेना था, बाकी के दो क्या कर रहे थे, सॉल्वेंट ले रहे थे यहाँ पे, जो फॉर्मूला से मैच नहीं हो रहा था, उन्हें लेना था सोल्यूशन। और तब जब तुम इसको कैलकुलेट करो तब 25 आया, मतलब तुम टीचर के साथ मैच कर रहे हो। समझ आया? तो तुम्हें अगर बोला गया है कि इतना सोल्यूशन, इतना % सोल्यूशन बनाना है और अगर मेंशन किया है मास बाय वॉल्यूम, तो तुम्हें इतना लेना है कि पूरा ओवरऑल सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर 100 ml बनना चाहिए। समझ आए? So this was the another solution. So this was all about solution, property of solution, and few examples related to concentration of solution. Okay.